ठीक है। तो जैसा कि हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था शिक्षण के बारे में, ठीक है। तो जो ये टॉपिक है ये एलटी में भी और लेक्चर में दोनों में है, ठीक है। शिक्षण में कौन कौन से टॉपिक है, मतलब शिक्षण में क्या क्या पढ़ेंगे वो मैंने आपको बताया था। पहले शिक्षण के बारे में जानेंगे, फिर इसके शिक्षण के कार्य क्या है, विशेषताएं क्या है, और इसके विधियां क्या है, सूत्र क्या है, ठीक है। और इसके मतलब किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको जरा थोड़ा सा और अच्छे से तरीके से इसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब ये जो मैं पढ़ाऊंगा वो फाइनल होगा, ठीक है। इसको आप नोट आउट भी कर सकते हैं, ठीक है, नोट भी बना सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अगर इसका जो क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले क्वेश्चन यही बनेगा कि शिक्षण है क्या, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक शब्दों में या एक लाइन में आपको क्या बोलना है कि शिक्षण क्या है। कल भी मैंने बताया था, ठीक है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो शिक्षण जो है एक सीखने या सिखाने की प्रक्रिया है, ठीक है। सीखने या, ठीक है, या सिखाने की प्रक्रिया है। क्या है? सिखाने की प्रक्रिया है। आप कुछ भी बोल सकते हो, सीखने या सिखाने की प्रक्रिया है, ठीक है। आप सिखाने ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये, ठीक है। सिखाने की प्रक्रिया है, की प्रक्रिया है, ठीक है। सीखना कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं? बताइए, ठीक है। देख लेना आप, ठीक है। सीखने या सिखाने की प्रक्रिया है, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हो पढ़ने या पढ़ाने की, ठीक है। पढ़ने या पढ़ाने, आप ये भी बोल सकते हो। पढ़ने या पढ़ाने की क्या है? एक प्रक्रिया रहती है, शिक्षण, ठीक है। तो पहली बात तो यही क्वेश्चन आता है कि कौन सी प्रक्रिया है, तो आप ये भी बोल सकते हो शिक्षण जो है सीखने या सिखाने की प्रक्रिया है। आवाज आ रही है मेरी या नहीं आ रही? बताइए, आ रही है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, मैंने कहा था कल भी कि शिक्षण जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है ये? सामाजिक प्रक्रिया है। आप ये भी बोल सकते हो जो शिक्षण है एक क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। सामाजिक प्रक्रिया है, ये भी आप बोल सकते हो। इसके पॉइंट है बिल्कुल फिक्स, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ठीक है। बाकी आप ये भी बोल सकते हो जो शिक्षण होता है वो गत्यात्मक होता है। एक गत्यात्मक का मतलब होता है कंटिन्यूअस, ठीक है। गत्यात्मक होता है, ठीक है। गत्यात्मक से मतलब है मेरा कि ये जीवन परित में चलती है, ठीक है। ये क्या है? जीवन परित में चलने वाली प्रक्रिया है। गत्यात्मक बोलो या जीवन प्रयत्न बोलो, हाँ, या निरंतर बोलो, जीवन प्रयत्न या निरंतर, ठीक है। निरंतर चलने वाली क्या है? निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है। आप ऐसा भी समझ सकते हो, ठीक है, प्रक्रिया है। अब ये कहने का मतलब ये है, जीवन प्रयत्न का मतलब मेरा ये है कि जन्म से मृत्यु तक चलती है। आप ऐसा समझिएगा इसको, ठीक है। ये मतलब जीवन प्रत्यय मतलब जीवन भर चलती रहेगी, ठीक है। जब तक आप जियोगे तब तक ये हमारा शिक्षण चलता रहता है। देखो शिक्षण का मतलब ना अधिगम से भी ले सकते हो, ठीक है। शिक्षण अधिगम आपस में कोरिलेट होते हैं, ठीक है। शिक्षण सीखने या सिखाने की एक या पढ़ने या पढ़ाने की एक प्रक्रिया है। इससे हम सीखते भी हैं और सिखाते भी है। शिक्षण का दोनों काम है, पढ़ना भी और पढ़ाना भी, ठीक है, सीखना भी और सिखाना भी, ठीक है। ये सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। इसका मतलब समाज को भी जोड़ रहा है ये, ठीक है। और गत्यात्मक यह जीवन पत्र प्रयत्न चलने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है। अब जो सबसे मेन चीज है, सबसे मेन पॉइंट अब जो मैं बता रहा हूँ, ये एक कैसी व्यवस्था है? देखो शिक्षण जो है, शिक्षण एक, देखो शिक्षण एक त्रिध्रुवीय व्यवस्था है, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्या है? त्रिध्रुवीय व्यवस्था है। त्रिध्रुवीय, देखो तीन ध्रुव, ठीक है, त्रिध्रुवीय होता है ये प्रोसेस है, ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है ये, ठीक है, प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ त्रिध्रुवीय का मतलब, ठीक है। जैसे ट्राइपोलर, ट्राइपोलर, ठीक है, ट्राइपोलर मान सकते हो, ट्राइंगुलर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिएगा किस तरीके से शिक्षण होता है। ये त्रिध्रुवी व्यवस्था है, ये जॉन डेवी ने कहा था ये, ठीक है, डेवी, ठीक है। आपने यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हल्का सा, ठीक है, जॉन डेवी, ठीक है, जॉन डेवी ने कहा था ये। अब देखिएगा जरा, तो जो ट्राइपोलर है, मैंने कहा त्रिध्रुवीय व्यवस्था कैसी है, तो देखिए तीन ध्रुव वो कौन से हैं जो शिक्षण हमें
चलते हैं, इसके बिना शिक्षण अधूरा होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, क्या क्या हाँ ठीक है, वेरी गुड, शिक्षक। अब देखिएगा, फिर इस तरीके से चलता है, ये मतलब पाठ्यक्रम चलता है, क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है। और फिर जो होता है वो इस तरीके से कोरिलेट होता है, ये विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी, या आप छात्र बोलो। अब जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखो, ट्राइंगुलर बना, ये ट्राइंगुलर, ठीक है, ये चाहे आप ट्राइंगुलर बोलो, इसको ट्राइपोलर बोलो, ठीक है, तीन स्तंभ है इसके, ठीक है, पहला शिक्षक, फिर ये पाठ्यक्रम और विद्यार्थी। किसी भी शिक्षण के लिए इन खासकर ये दोनों का होना तो जरूरी है, ठीक है, शिक्षक और विद्यार्थी का होना तो बहुत जरूरी है। जिस प्रकार दुकानदार के लिए ग्राहक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शिक्षक को भी विद्यार्थी की आवश्यकता पड़ती है, और विद्यार्थी को भी किसकी आवश्यकता होती है, शिक्षक की आवश्यकता होती है। जो ये बीच है, ये तो मीडिएटर का काम करेगा, जो पाठ्यक्रम है ये तो मीडिएटर का काम करेगा, जिसका मतलब है इसको कहते हैं मध्यस्थ चर। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे मध्यस्थ चर, मध्य मध्यस्थ चर बोलेंगे इसको, ठीक है, बीच वाला चर जो है, क्या ये बीच वाला चर है। क्या मुझे कोई बताएगा ये किस प्रकार का चर होता है, शिक्षक? तो ये जो होता है, ये होता है स्वतंत्र चर। क्या होता है, इसको बोलते हैं स्वतंत्र चर। एक पेपर में मैंने देखा था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था कि विद्यार्थी किस प्रकार का, मतलब एक वेरिएबल है। तो ये जो होता है, बताइए, मध्यस्थ तो ये हो गया, स्वतंत्र ये हो गया, तो किस प्रकार का हो सकता है, बताइए। तो ये जो होगा, ये होगा हमारा आश्रित चर, ठीक है, क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, आश्रित चर। अब मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, देखिएगा। अब शिक्षक जो होता है वो स्वतंत्र रूप, मतलब फ्रीडम होता है, वो किस तरीके से वो पढ़ाना चाहता है, ठीक है, एक शिक्षक किसी भी तरीके से उनको गाइड कर सकता है। और जो यहाँ पर जो आश्रित है, आश्रित का मतलब होता है डिपेंड रहना, ठीक है, आश्रित, ठीक है, तो ये डिपेंड रहता है शिक्षक पर, ठीक है। और जो ये पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, ये मीडिएटर का काम करेगा, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का, ठीक है, वो सहायता, एक सहायता प्रदान करेगा। जैसे सपोज दैट मैं पढ़ा रहा हूँ, मान लो मैं ये भूमिका निभा रहा हूँ, मान लो मैं अभी स्वतंत्र हूँ, मैं किसी भी तरीके से आपको पढ़ा सकता हूँ, कोई सा टॉपिक भी। और आप सपोज दैट मेरे से आश्रित रहते हो, डिपेंड रहते हो कि आज क्या पढ़ेंगे, ठीक है, आज क्या पढ़ाएंगे। तो इट्स मीन दैट कि ये तो है ही है, लेकिन तीसरा भी हमारे बीच कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम का योगदान रहता है। तो मेरे पास भी कुछ ऐसे बुक्स और जो भी हम मान सकते हैं नोट्स होते हैं, जिसके द्वारा मैं आप क्या करता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ। तो ये हमारा जो पाठ्यक्रम है, पाठ्य वस्तु होती है, जो भी हमारे पास कुछ मीडिएटर का काम करता है, ठीक है, हेल्प हेल्प, ये हमारे सहायक का काम करता है। जो हमने टीचिंग एड पढ़ी थी कल, सहायक सामग्री, तो उनमें से एक पाठ्य पुस्तक भी आती है, ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक भी हमारे एक शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान देने हैं। पहले ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन त्रिध्रुव है, तभी तो उसको ट्राइपोलर बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी परिभाषा ये भी बनती है कि शिक्षक और विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, ठीक है, तो जो ये तीनों है, तीनों का जो अगर मैं इनकी बात करूं, तो चलने वाली जो प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग जो चल रही है, वही शिक्षण होता है। अगर ये तीनों अगर आपस में नहीं, मतलब तीनों अगर नहीं है, तो जो शिक्षण होता है वो अधूरा माना जाता है, ठीक है, वो सफल नहीं हो पाता है। तो ये चीज तो आपको ध्यान देने की किस तरीके से ये चल रही है। अगर मैं पांचवें, देखो, अगर ये होगी बात, अब मैं पांचवी बात करता हूँ, पांचवी बात क्या करता हूँ, डायरेक्ट बात करता हूँ कि शिक्षण का अर्थ क्या है, मतलब सामान्य अर्थ क्या है इसका। अगर मैं सामान्य अर्थ की बात करूँ, ठीक है, सामान्य अर्थ क्या हुआ, एक सामान्य, देखो हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, सामान्य अर्थ पढ़ेंगे, और और संकुचित अर्थ पढ़ेंगे इसका, संकुचित, ठीक है, संकुचित अर्थ पढ़ेंगे इसका, ठीक है, इस सारे में अर्थ ही अर्थ लिखेंगे, और व्यापक अर्थ भी पढ़ेंगे इसका। क्या पढ़ेंगे, व्यापक अर्थ क्या है इसका, ठीक है, व्यापक अर्थ। तो देखिए ये सब ना आपस में लगेगा ये अर्थ की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको अंतर दिख जाएगा कि किस तरीके से ये डिस्क्राइब किया हुआ है। तो सामान्य अर्थ की अगर मैं बात करूं शिक्षण और अधिगम का, तो क्या होता है, सामान्य अर्थ की अगर मैं बात करूं तो ज्ञान प्रदान करना होता है। क्या होता है, ज्ञान प्रदान करना, नॉलेज प्रदान करना, ज्ञान प्रदान करना, ठीक है, आवाज आ रही है मेरी, ठीक है, ज्ञान प्रदान करना या तथ्यों का बोध कराना, तथ्य का मतलब होता है फैक्ट, ठीक है, या तथ्यों का बोध कराना, ठीक है,
तथ्यों का बोध कराना। बोध का मतलब ही क्या होता है, ज्ञान होता है, ठीक है, बोध कराना, तथ्यों का बोध कराना। तो ये सिंपल अर्थ है इसका। अगर आपसे कोई भी पूछता है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि शिक्षण का क्या अर्थ, तो ये है मतलब ज्ञान प्रदान करना या तथ्यों का बोध कराना। अब देखिएगा जरा यहाँ पर संकुचित और इसमें देखिएगा जरा व्यापक में कितना अंतर है, थोड़ा सा अंतर होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो देखिएगा यही है मतलब ये भी, जो यहाँ पर जो होगा किसमें, संकुचित में जो होगा वो क्या होगा, वो होगा बालकों को सूचना ज्ञान इस तरीके से होगा। देखो ये सब शिक्षा से इसमें छात्र के परिप्रेक्ष्य में आएगा। कैसे, देखो इसमें होगा जैसे आप क्या बोल सकते हो, जैसे ज्ञान किसको, बालकों को, ज्ञान सूचना, ठीक है, ये सब बोल सकते हो आप, ज्ञान देना या क्या बोल सकते हो, सूचना देना या जानकारी, बात वही होगी ये, ठीक है, जानकारी प्रदान करनी, सब इसके मीनिंग हो सकते हैं। संकुचित मतलब छोटा अर्थ में ये कि ज्ञान प्रदान करना, उसको सूचना प्रदान करना या कोई जानकारी देना या परामर्श। देखो ये मेन बात है यहाँ पर, परामर्श देना, परामर्श, ठीक है। हमारे पास एक पेपर होता था गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, अगर आपको याद हो, ठीक है, दिशा निर्देशन इस टाइप का, तो ये परामर्श भी उसी के ही अंतर्गत आ जाता है, परामर्श देना, ठीक है। तो ये सब मतलब क्या हो गया है, शिक्षण। तो क्या होता है ये बताइए, ये सब जो है क्या है, ये प्रक्रिया चलती है, शिक्षण है ये सब, ठीक है। ज्ञान प्रदान करना, सूचना देना, जानकारी देना, परामर्श देना। और जो ये खासकर जो चलता है वो स्कूलों में चलता है। क्या कहाँ चलता है, स्कूलों में चलता है हमारे, कहाँ चलता है, स्कूलों में चलता है ये, ठीक है। ये औपचारिक रूप से ग्रहण किया जाता है, ठीक है। अब जरा मैं अगर व्यापक की अर्थ की बात करूं तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, अगर मैं इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करूँ ना, यहाँ पे ये ना एक निश्चित जगह भी होती है। अगर मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूं यहाँ पर, अगर आपने नोट कर लिया होगा तो देखिएगा, जो यहाँ पर जो चलता है ना, ये क्या संकुचित अर्थ वाला, तो ये जो यहाँ पर शिक्षण होता है वो निश्चित स्थान पर भी होता है, निश्चित, निश्चित समय, निश्चित समय या स्थान, ठीक है। ये निश्चितता की बात करेगा, निश्चित मतलब संकुचित मतलब एक, इसमें एक लिमिटेड एरिया होगा और लिमिटेड टाइम होगा और लिमिटेड पाठ्यक्रम होगा, ठीक है। तो निश्चित समय में निश्चित स्थान में किया जाता है, आप ऐसा समझ सकते हो इसको, ठीक है। बाकी और ये पूर्व नियोजित भी होता है, पूर्व नियोजित भी होता है। क्या होता है, इससे पहले ही प्लान बनाते हैं हम, पूर्व नियोजित। क्या होता है, पूर्व नियोजित होता है, पहले हम प्लान बना लेते हैं कि हमें कौन कौन सा शिक्षण देना है और मुझे कितना, जैसे मैं अपने में ही लेता हूँ ये बात, ठीक है। अगर मुझे टीचिंग करनी है तो मैं पहले से प्लान बना देता हूँ कि मुझे आज कौन से नॉलेज देनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या क्या बताना है, तो एक निश्चित समय में बताना है। जैसे हम मानव सीडीपी पढ़ रहे हैं तो मुझे पता है कि 45 मिनट के अंतर्गत बताना है, या एक स्थान में निर्धारित करूंगा कि यहाँ पर हम क्लास करेंगे। पूर्व नियोजित मैं पहले ही प्लान करूंगा कि आज मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, तो ये संकुचित अर्थ के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं व्यापक अर्थ की, अगर मैं बात करूं तो व्यापक अर्थ में जो आएगा, तो देखिएगा इसमें होता क्या है, व्यापक अर्थ में सिंपल, इसमें ज्यादा नहीं, इसमें ये है, जो शिक्षण होगा मनुष्य के, देखो यहाँ पर क्या रहा है, जो भी मनुष्य होगा, मनुष्य के या छात्र के, जो भी आप किसी की भी परिप्रेक्ष्य में ले सकते हो आप, ठीक है। मनुष्य के क्या होता है, जीवन में, जीवन में, जीवन प्रयत्न, ये वाली लाइन आ गई ऊपर वाली, जीवन प्रयत्न, ठीक है। ये वाला जो मैंने यहाँ कहा था आपको कि कैसे प्रक्रिया है, मतलब गत्यात्मक प्रक्रिया है, जीवन प्रयत्न निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो ये व्यापक अर्थ में है इसका, ठीक है, कि ये मनुष्य के जीवन में जीवन प्रयत्न चलने वाली एक प्रक्रिया है। आप क्वेश्चन में ये भी लिख सकते हो, जन्म से मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक। अब मैं अगर थोड़ा सा आपको और समझा दूं, जो ये शिक्षण होता है, जो अधिगम होता है, ये जब जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप जन्म से मृत्यु तक स्कूल में जाते हैं, नहीं जाते हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा जन्म हुआ होगा तो इसका मतलब हम घर में थे, परिवार में थे, तो इसका मतलब हमने अनौपचारिक शिक्षा भी ली होगी, ठीक है। हमें किसी ने सिखाया होगा कि किस तरीके से चलना है, किस तरीके से बोलना है। तो हमारे माता पिता, जो हमारे परिवार के फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, वो उस समय हमारे शिक्षक होते हैं, ठीक है। वो हमें शिक्षण कराते हैं, हमें अधिगम कराते हैं। तो आप समझ सकते हो कि शिक्षण उस समय भी था, शिक्षण उस समय भी था और आगे भी होगा, और स्कूलों में भी था।
जो स्कूल वाला जो आप समझ रहे हैं वो इस तरीके से चलता है, एक संकुचित अर्थ में चलता है और निश्चित समय होता है। जैसे ठीक है, जैसे हम बोलते हैं यार छठी सातवीं का पीरियड इस समय चलेगा, आज छठी की क्लास नहीं होगी, तो वो पूर्व नियोजित होता है, पहले प्लान टाइम टेबल तभी तो बना होता है, वो फिक्स होता है, वो इसी समय पे क्लास चलेगी जैसे हमने बनाया। ठीक है, तो वो इस अर्थ में आता है। अगर मैं व्यापक अर्थ की बात करूं तो ये शिक्षण जो है जीवन पर चलता रहता है। कोई ना कोई हमारे टीचर अवश्य होते हैं और शिक्षण या अधिगम हमें कहीं भी किसी भी रूप में हो सकता है। यहाँ ना कोई स्थान है, यहाँ ना कोई समय है, यहाँ कुछ भी नहीं है निश्चित, यहाँ पूर्व नियोजित नहीं होता है। हम यहाँ पर अनौपचारिक औपचारिक दृष्टि से दोनों से अधिगम और शिक्षण प्रदान करते हैं या कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, बाकी देखो यही तक चीजें समझने की शिक्षण के बारे में कि बेसिक चीज क्या क्या है, किस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है। बाकी अगर मैं कल के परिप्रेक्ष्य में बोलूं तो मैंने एक चीज ऐड करी थी कल, इसको 3 भागों में बांटा गया था जो टीचिंग थी। जैसे ऑटोक्रेट टीचिंग, एक तंत्र शासन की बात करी थी मैंने, फिर क्या लोकतंत्र की बात करी थी, फिर मैंने क्या कहा था, फिर कहा था हस्तक्षेप रहित टीचिंग मतलब शिक्षण। तो एक तंत्र में मैंने आपको बता दिया था उसमें शिक्षक जो है मुख्य रूप से भूमिका निभाता है और जो छात्र होता है वो एक मतलब क्या होता है, श्रोतागण होता है। और जो लोकतंत्र मैंने कहा था उसमें क्या दोनों का भागीदारी रहती है, और जो हस्तक्षेप रहित में होती है उसमें छात्र मुख्य रूप से होता है। बाकी आपको सब पता है कि किस तरीके से हमने किया था। ठीक है, अब अब यहाँ पर जो बात चलती है, अभी तो केवल हमने मीनिंग समझा, और ये चीज ना ध्यान देना सबसे मेन चीज इसमें यही है कि ट्राइपोलर ये है, और शिक्षक पाठ्यक्रम विद्यार्थी, और ये चीजें ध्यान रखना कि स्वतंत्र चर की भूमिका निभाता है, और ये क्या है जो पाठ्यक्रम था वो मध्यस्थ चर है, और हमारा जो विद्यार्थी है वो आश्रित चर होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लेना आपको। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और एक एक दो परिभाषा भी आ सकती है इसकी। ठीक है, इसकी एक दो परिभाषा भी आ सकती है शिक्षण की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं डेफिनेशन में, मुझे याद भी नहीं है पर लिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, परिभाषा की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो परिभाषा एक दो परिभाषा कर देते हैं हम। ठीक है, आती है कभी कभार परिभाषा। तो जैसे मैं आपको बता दूं, रॉयल्स एक नाम है, रॉयल्स एक। ठीक है, तो रॉयल्स के अनुसार अगर मैं बात करूं, रॉयल्स के अनुसार आप लिख भी सकते हो। ठीक है, रॉयल्स के अनुसार, ठीक है, रॉयल्स के अनुसार, और दूसरे करेंगे हम गैस के अनुसार, एक गैस। ठीक है, गैस के अनुसार। ठीक है, गैस के अनुसार। तो अगर रॉयल्स की बात करूं तो आप लिख सकते हैं रॉयल्स ने क्या कहा था शिक्षण के बारे में, तो ये आप भी नोट कर सकते हैं क्या कहता। तो इसने कहा था दूसरों को सिखाने के लिए, मतलब जैसे सपोज दैट मैं आपको सिखा रहा हूं, तो उसके लिए दिशा निर्देश क्या होता है, मतलब जो दिशा निर्देश देते हैं हम उस, वो क्या होता है, वो एक शिक्षण होता है। उन्होंने यही कहा जो भी हम दूसरों को सिखाने के लिए कुछ भी दिशा निर्देश की प्रक्रिया देते हैं वो क्या होता है, वो शिक्षण होता है। तो आप लिख सकते हो पूरी इसकी डेफिनेशन, दूसरों को सिखाने के लिए लिखो, आप लिख सकते हो इसको पूरा, दूसरों को सेंटेंस पूरा लिखो, दूसरों को सिखाने के लिए को आप इस तरीके से लिख सकते हो, सिखाने के लिए। ठीक है, दूसरों को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देने, दिशा निर्देश, ठीक है, दिशा निर्देश देना। अगर मैं अर्थ की बात करता ना तो डायरेक्ट यहां तक भी हो सकता, लेकिन पूरी सेंटेंस लिखो इसका। ठीक है, दूसरों को सिखाने के लिए दिशा निर्देश, नो डायरेक्ट वही आज ना डायरेक्शन देना किसी को, दिशा निर्देश देना, तथा अन्य प्रकार से उन्हें, तथा अन्य प्रकार से उन्हें, अन्य प्रकार से उन्हें, से उन्हें निर्देशित करना है। ठीक है, अन्य प्रकार से उन्हें क्या करना है, हमें निर्देशित करना है। आप ऐसे लिखते हो निर्देशित करने की प्रक्रिया है, उन्हें निर्देशित, निर्देशित करने की प्रक्रिया है। कैसी है, निर्देशित करने की प्रक्रिया है, ये है इसके अनुसार करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा समझना है। अब देखिएगा जरा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सिंपल बात कही है कि दूसरों को जो भी हम दिशा निर्देश देते हैं, ये पॉइंट पकड़ो यहाँ पे बस, यही है मैन इसका, कि दूसरों को क्या देता है, ये दिशा निर्देश देता है। तो समझ जाना जब भी डेफिनेशन आएगी, लिखने के तो आएगी नहीं वहां तो डेफिनेशन दी रहेगी, फिर बोलेगा कि इनमें से किसकी ये परिभाषा है, तो डायरेक्ट होगा। तो दिशा निर्देश जिन्होंने भी दिया था वो समझ आना रॉयल्स के अनुसार होगा। ठीक है, तो गैस के अनुसार देखिए सिंपल सी बात है, गैस ने क्या कहा था, गैस ने एक बहुत अच्छी बात भी कही थी कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है।
ठीक है, क्या है, जो शिक्षण होता है उन्होंने कहा था कि आपस में इंटर रिलेटेड करता है, ठीक है, आपस में संबंधित होता है, परस्पर होता है, ठीक है, एक दूसरे के समानांतर होते हैं, ठीक है, आप बोल सकते हो। तो लिखिएगा शिक्षण एक प्रकार का, शिक्षण मतलब एक, लिखिएगा पूरा लाइन लिखिए, शिक्षण एक प्रकार का क्या होता है, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक, पारस्परिक, ठीक है, आप लिख सकते हो शिक्षण एक प्रकार का क्या होता है, पारस्परिक प्रभाव, मतलब इस पढ़ते हैं इस पे, पारस्परिक प्रभाव लिख सकते हो या उद्देश्य है, उद्देश्य है, ठीक है, मतलब क्या ये एक प्रकार का उद्देश्य है हमारा ये, ठीक है, कि क्या उद्देश्य होता है, हमें बच्चों को सिखाना या पढ़ाना, ठीक है, पारस्परिक प्रभाव बोल सकते हो या आप क्या बोल सकते हो, उद्देश्य है, जो क्या करता है, दूसरे व्यक्ति के, ये लाइन समझो जरा, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार, ये चीजें सही है, दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार, ठीक है, व्यवहार, बिहेवियर, व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन करता है, क्या करता है, व्यवहार में वांछित, समझना वांछित, वांछित परिवर्तन, ठीक है, वांछित परिवर्तन करता है, परिवर्तन करता है, वांछित परिवर्तन लाना है मतलब, ठीक है, उसमें, तो ये रखनी है आपको, बाकी इसके अलावा कोई ज्यादा आपको खास याद नहीं रखनी। तो इसी प्रकार हमने देखा जिसकी डेफिनेशन है रॉयल्स के अनुसार, तो किस तरीके से देखिएगा आप, आवाज आ रही है मेरी साहब, बोलिए। तो देखिए रॉयल्स ने क्या कहा था कि दूसरों को सिखाने के लिए क्या दिशा निर्देश है, ये टॉपिक पकड़ो आप, कि क्या दिया है, दिशा निर्देश दिया है, या अन्य प्रकार से उन्हें कोई, देखो यहाँ तो यही बोल रहा है, इस लाइन में तो यही है कि दूसरों को निर्देशित करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है, वो गाइडेंस, ज्यादा किसके डायरेक्शन की बात करता है, कौन, रॉयल्स। अगर गैस की बात करें, गैस ने किसकी बात करी है, गैस ने ये बोला है कि आपस में ये क्या है, पारस्परिक प्रभाव या उद्देश्य है, लेकिन देखिएगा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है व्यवहार में वांछित परिवर्तन, ये मैंने इसकी लाइन, व्यवहार में वांछित परिवर्तन है, दैट इज कॉल्ड अधिगम, लर्निंग, लर्निंग की परिभाषा भी यही बोलती है, अगर व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो आपका अधिगम है, अगर आपका व्यवहार में परिवर्तन नहीं है तो दैट इज नॉट लर्निंग, ठीक है, तो लर्निंग नहीं होती, अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो दैट इज नॉट लर्निंग, ठीक है, अगर व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपको अधिगम हो गया, लर्निंग हो गई, इसमें दैट की वहां पर टीचिंग हो गई है, क्योंकि टीचिंग का मेन उद्देश्य यही तो होता है, किसी को सिखाना, ठीक है, या सीखना। तो ये चीजें सिंपल सी बात है, क्या क्या, हाँ ठीक है, ये डेफिनेशन है, ठीक है, अब ये भी किसी ने दी थी, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि व्यवहार या अधिगम में परिवर्तन है, जो भी आप समझना चाह रहे हो, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया है, दो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, एक जो रॉयल्स दिशा निर्देश को इंडिकेट करता है, और जो गैस से हमारे वो व्यवहार में परिवर्तन की ओर संकेत करता है, ठीक है, या पारस्परिक आपस में प्रभाव है, ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट डेफिनेशन होगी। अब मैं थोड़ा सा इसमें अगर बात करूं किसकी, इसकी अगर मैं उद्देश्य की बात करूं, जब हमने इतना सब कुछ पढ़ दिया है तो उद्देश्य भी हमें आने चाहिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, शिक्षण के उद्देश्य नॉर्मली सभी को पता होता है, लेकिन हम फिर भी एक कंक्लूजन निकालेंगे कि किस तरीके से हम शिक्षण के उद्देश्य बनेंगे। तो अगर मैं पहली बात करूं कि शिक्षण का जो पहला उद्देश्य होता है वो क्या होता है, बहुत सारे, जरूरी नहीं कि पहला ही वो होगा जो मैं बोल रहा हूँ, तो आपके हिसाब से शिक्षण का पहला उद्देश्य हम क्या मान सकते हैं, या और मतलब किस तरीके से इसके उद्देश्य होते हैं, क्या काम होता है शिक्षण का, बताइए, ठीक है, तो बता सकते हैं आप, देखिएगा जो मैं लिखते जा रहा हूं सुनता भी जाना उसको, ठीक है, तो शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो ये भी होता है कि उसको जीवन उपयोगी बनाना, ठीक है, जो शिक्षण होता है, जो छात्र को क्या होता है, जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करना, जीवन उपयोगी, जीवन उपयोगी, आप शॉर्ट में लिख सकते हो उपयोगी ऐसे, जीवन उपयोगी ज्ञान, ठीक है, जीवन क्या होगा, जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करना, प्रदान करना, इसका जो देखो इसका मीनिंग देखिए अब क्या क्या है, मतलब शिक्षण का उद्देश्य है कि जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करना, मतलब जीवन में उसका उपयोग भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं सपोज मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं कुछ आपको ऐसा पढ़ाऊं जो पेपर में आएगा ही नहीं,
तो कहने का मतलब यही है, हमें जो आपके उपयोग में आए, जो आपके यूज में है, जो आपको फायदा हो, मुझे उसी चीज का आपको क्या कराना है, नॉलेज देना है। ठीक है, कि किस तरीके से आपको तो जीवन उपयोगी होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें, शिक्षा का लक्ष्य भी यही है, शिक्षा का उद्देश्य भी यही है कि इस तरीके से शिक्षा दी जाए जो हमारे उपयोग में आ जाए। ठीक है, डेली लाइफ में हमारे काम आ जाए। ठीक है, तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे डेली लाइफ में यूज आता है। ठीक है, इसलिए इंग्लिश को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, तो एक तो इसका यही उद्देश्य हो गया जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, अगर मैं और भी बात करूं कि इसके और क्या क्या लक्ष्य होते हैं, तो इसके और भी हम ये बोल सकते हैं, उनके जो व्यक्तित्व होता है, मतलब व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा क्या होता है व्यक्तित्व? ये क्या होता है व्यक्तित्व, क्या होता है, बताइए, व्यक्तित्व क्या होता है? नहीं, व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व क्या होता है, होता क्या है? हाँ, पर्सनैलिटी। ठीक है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, और उसकी जो योग्यता है, योग्यता। ठीक है, मुझे उसकी पर्सनैलिटी में ना सब आ जाता है, लैंग्वेज, ये सारी चीजें आ जाती है उसमें। ठीक है, आंतरिक और बाह्य रूप से व्यक्तित्व, और जो उसकी क्षमता है और योग्यता है और कुशलता का मुझे क्या करना है, विकास करना है। जो उसके अंदर स्किल है, मुझे उसका क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, विकास करना है मुझे उसका। ठीक है, ये मेरा एक उद्देश्य। हाँ, डेवलपमेंट होना चाहिए उसके, जो पर्सनैलिटी का, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो योग्यता है, उसकी जो कुशलता है, वो किस क्षेत्र में अपना एक्सपर्ट है, तो उसको मुझे क्या करना है, विकास करना है। तो ये मेरा क्या होना चाहिए, शिक्षण का एक उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, अगर उसके बाद इसको ना वन बाय ऐसे बोल सकते हो कि व्यक्तित्व का विकास करना, और योग्यता का विकास करना, उसकी कुशलता का विकास करना, इसका अलग अलग उद्देश्य भी बन सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में ऐसे आ सकता है, निम्न में से इसका उद्देश्य नहीं है। तो ये सब उसके उद्देश्य, व्यक्तित्व का विकास करना, जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, तो ये चीजें हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसको क्या करना, सीखने हेतु प्रोत्साहित करना। हमें ये बोलना चाहिए स्टूडेंट को, सीखते रहो यार, काम आएगा, काम आएगा, काम आएगा, नहीं तो पछताओगे। ठीक है, तो सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए हमें कि पढ़ लो, काम आएगा। ठीक है, सीखने के लिए क्या करना है, उनको प्रोत्साहित करना है। ठीक है, ये चीजें हमें उनको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। तो अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, तो और आपके हिसाब से और क्या हो सकते हैं, मतलब उनमें हमें क्या करना है, नेतृत्व क्षमता का विकास कर, नेतृत्व, नेतृत्व क्षमता का विकास। आप ये भी बोल सकते हो, नेतृत्व क्षमता हुई, या नैतिक बोलो, इसी में लिख देता हूँ मैं ये, नैतिकता। ठीक है, नैतिक बोलो, या आप क्या बोल सकते हो इसको, और बोलो किसका, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों। ठीक है, सामाजिक मूल्यों का विकास। ठीक है, मूल्यों का विकास करना। ठीक है, ये तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर जो हमें शिक्षण है, तो उसका उद्देश्य इस प्रकार हो, जो उसके नेतृत्व क्षमता का क्या हो, डेवलपमेंट। नेतृत्व का मतलब क्या होता है, उसका लीड करना। ठीक है, लीडर पावर क्षमता होनी चाहिए, लीड करना, उसकी मॉरल वैल्यू, उसकी जो सोशल वैल्यू है, उसको डेवलपमेंट करें। यानी कि हमने पढ़ा तो दिया, लेकिन उसको पता ही नहीं कि किस तरीके से लोगों से बिहेव करना है, और उसको मतलब सामने अगर किसी से बात करनी पड़े तो डर रहा है इस चीज को, तो मुझे ऐसे उसके अंदर वो क्वालिटी डेवलपमेंट करनी है जो वो उस चीज में नेतृत्व भी कर सके, आगे लीड भी कर सकते हैं। जैसे हम मॉनिटर कक्षा में बनाते हैं। ठीक है, मॉनिटर भी एक लीडर का काम करता है कि किस तरीके से वो पूरी क्लास को मैनेज करता है। तो शिक्षक तो एक पूरा, शिक्षक का तो प्रमुख गुण है ये, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि लीडरशिप होनी चाहिए। ये नहीं कि हम में से भी बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो अभी तैयारी भी कर रहे हैं, बन भी चुके हैं टीचर, लेकिन उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर 2 बच्चे बैठे हुए, 3 बच्चे भी बैठे हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब डर सताता है, मतलब डर लगता है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो ये चीजें जो है हमें छात्रों में भी लानी है, पहले तो खुद में लानी है। ठीक है, जब खुद में होगी तभी तो ये सारी जो चीजें हैं पहले खुद डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके हम स्टूडेंट को डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो नेतृत्व की क्षमता, लीडरशिप, और नैतिक मॉरल वैल्यूज और सोशल वैल्यूज जो है पहले खुद में डेवलपमेंट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर खुद में होगी तो हम स्टूडेंट को भी अच्छे से टीच कर सकते हैं, जो उसका उद्देश्य भी है। ठीक है, अदरवाइज वो पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद जो मैं बात करता हूँ क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास की भावना मुझे उनकी क्या करनी है, जागृत करनी है। मुझे उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड बिल्ड करना है। मुझे क्या करना है, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास जागृत करना है। आत्मविश्वास मुझे क्या करना है, उनमें जागृत करना है, आत्मविश्वास जागृत करना है।
मुझे स्टूडेंट पे क्या करना है, ऐसी मेरी टीचिंग होनी चाहिए जो स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस आ जाए कि मुझे ये अब समझ में आ गया है। ठीक है, अब बाकी और भी अन्य उद्देश्य मान सकते हैं कि उनको समस्याओं, जो उनकी समस्या है, समस्याओं को, समस्याओं का समाधान या निवारण, समस्याओं का निवारण करो। ठीक है, उनकी जो कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्यूशन करो। ठीक है, ये नहीं कि नहीं मुझे नहीं आ रहा या तुम खुद ही करो। ठीक है, या उनकी कोई भी अशुद्धियां हैं, अशुद्धियां होती, मान लो उन्होंने गलतियां कर दी, ठीक है, गलतियां कर दी, अशुद्धियां हैं, तो उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, फिर उसको अशुद्धियों को क्या करना है, निवारण करना है। वही मान लो समस्याओं या अशुद्धियों का निवारण। ठीक है, निवारण, बात एक ही है वो। ठीक है, तो उनका हमें क्या करना है, निवारण करना है, उनकी समस्याओं को क्या करना है, दूर करना है। एक जो और इम्पोर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्हें, जो छात्र है ना, छात्र, उनको वातावरण में, वातावरण क्या करना है, वातावरण के साथ क्या करना है, समायोजन करना है, वातावरण के साथ समायोजन। ये जो लाइन है ये अपने आप में बहुत बड़ी लाइन है। ठीक है, देखने के लिए सिंपल लग रही है, वातावरण का समायोजन करना। तो देखिएगा यहाँ पर मुझे स्टूडेंट को इस तरीके से टीचिंग करनी है, इस तरीके से सिखाना है कि वो एनवायरमेंट के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर सके। ठीक है, देखो बहुत सारी चीजें होती है, इंसान का दुर्भाग्य बोलो या जो भी आप विडंबना मानो, कि इंसान को क्या, बहुत सारे जो छात्र होते हैं या शिक्षक होते हैं, वो यहाँ पर उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करता है, यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम फेस करता है। ठीक है, यहाँ पर वातावरण में किस तरीके से मैं बात कर सकता हूँ, सपोज दैट मैं गर्मी की बात ले लेता हूँ, समर, विंटर, तो वातावरण आप उसी से समझिएगा। सपोज दैट ज्यादा ही ठंड बढ़ गई तो कुछ को इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो सोचते हैं कि ये तो बहुत बेकार है, वो परेशान, आधे तो इसी से परेशान हो जाते हैं कि ठंड आ गई है। तो इट्स मीन दैट कि हम उस चीज को क्या नहीं कर पाए, एडजस्टमेंट नहीं है हमारे अंदर, हमारे अंदर एडजस्टमेंट की मतलब क्या, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। किस तरीके से हमें एनवायरमेंट के अनुसार ढलना भी है। अगर आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में इसे समझना चाहते हो, मान लो मैं गाँव में गया, ठीक है, तो गांव में मुझे किस तरीके से लोगों के साथ रहना है, मुझे एडजस्टमेंट में दिक्कत हो रही है, तो इट्स मीन्स कि मेरी प्रॉब्लम है। तो मुझे सपोज गांव के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, तो वो, और मुझे सपोज जो यहाँ पर लोग होते हैं, मान लो मैं चेन्नई जा रहा हूँ या दिल्ली जा रहा हूँ, तो उन लोगों के साथ मैं कैसे डील करूँ, किस तरीके से उनके साथ एडजस्टमेंट करूँ, या क्लास में अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बच्चों के साथ किस तरीके से क्या होना है, फ्रेंडली एक नेचर बनाना है, फ्रेंडली क्लास बनानी है। और अगर मान लो ऐसा माहौल है जहाँ पर कोई सीरियस मैटर, तो मुझे सीरियस होना पड़ेगा, जहाँ पर हंसने वाली बातें वहां मुझे हंसना पड़ेगा। तो इट्स मीन्स दैट कि जैसी कंडीशन है मुझे वैसे ही ढलना पड़ेगा। इट्स मीन्स दैट कि वातावरण आपने देखा होगा चेंज होता रहता है, मौसम, ठीक है, तो हमें भी मौसम के साथ बदलना पड़ता है। ठीक है, ये सिचुएशन होती है कि हमें उसके अनुसार ढलना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना वंशानुक्रम और वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण का अधिगम में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जो कारक है वो वातावरण है। क्वेश्चन आता है कि अधिगम अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा, ऑप्शन आएगा वंशानुक्रम, वातावरण, या एक दो और आ जाएगा। ठीक है, या आएगा पड़ोसी आ जाएगा, जो भी है। ठीक है, आजकल तो पड़ोसी लोग भी बहुत ज्यादा वातावरण खराब कर देते हैं, इसलिए पड़ोसी भी जरूर आएगा। ठीक है, तो देखिएगा, तो जो वातावरण होता है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, ये सबसे ज्यादा, अगर आपके आस पड़ोस में ऐसा मोहल्ला है ना जहाँ पर आपको पढ़ने ही नहीं दे रहा या कुछ ऐसा माहौल है, तो वो आप भी उन्हीं के अनुसार ढल जाओगे फिर। या आपके फ्रेंड दोस्त ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, तो आप भी उनके जैसा बन जाओगे। ठीक है, जल्दी नहीं बनोगे, अगर किसी को ये सोच के नहीं मेरे दोस्त ऐसे तो मैं ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उनको प्रॉब्लम जरूर फेस होगी। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी हम ज्यादा इस पर डीप नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वातावरण के साथ समायोजन करना भी हमें उनको क्या सिखाना चाहिए। बाकी जो अन्य गुण है, जैसे मैं बात करूं एकाग्रता, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम करती है। ठीक है, एकाग्रता की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एकाग्रता या चिंतन, ये मैं सब लिख सकता हूँ, एकाग्रता या चिंतन। और एक जो दूसरी बात है यहाँ पर, रुचि का विकास, इंटरेस्ट क्रिएट करना है मुझे। ठीक है, उनमें रुचि का, अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो वो अच्छे से सीख नहीं पाएगा। और सहयोग की भावना मुझे विकसित करनी है, क्या भावना करनी है, सहयोग करना है, एकता,
ठीक है, आत्म व्यक्ति, ताकि वो खुद ही ये सब तो मुझे क्या सहयोग का विकास करना है, क्या करना है इसका विकास करना है, ये सारी चीजें किसमें आएगी डेवलपमेंट करनी है मुझे इस चीज का, ठीक है, विकास करना है, एकाग्रता कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, चिंतन सोचने समझने की क्षमता, ठीक है, रुचि का विकास, सहयोग, यानी कि क्लास में अगर किसी को सपोजेट कोई अगर मान लो एक सवाल मैंने प्रॉब्लम दे दी आपको, या कोई बेचारा कमजोर बच्चा है वीक बच्चा है, तो आप अगर आपसे पूछ रहा है तो आप बोलोगे नहीं मैं नहीं बताता या मैं नहीं बताती, तो आपको उसका सहयोग करना चाहिए। और अगर मैं इस परिप्रेक्ष्य में बोलूं, अगर आपको सपोज दैट एक क्वेश्चन मैंने पूछा और मुझे नहीं आ रहा है, सपोज एज ए टीचर भी नहीं आ रहा है या मैंने गलत कर दिया है, तो आपको वहां से उस समय क्या बोलना चाहिए, आपको कोऑपरेट करना चाहिए, मेरा भी सहयोग करना चाहिए, एक टीचर का भी स्टूडेंट को सहयोग करना चाहिए, ठीक है। बाकी टीचर का तो काम कर होता ही है सहयोग करना, लेकिन एक स्टूडेंट को भी एक टीचर का सहयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब इसकी क्या थी, शिक्षण की क्या है हमारी उद्देश्य है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने, इसको हल्के में नहीं लेना है ये, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमसे रिलेटेड है ये, ठीक है। आ, क्या नहीं आता इसमें विशेषता में, उद्देश्य में, देखो हाँ तो देखो, हाँ वो तो हो सकता है ना, देखो जैसे मैंने कहा आपको इधर ही कहा कि व्यक्तित्व पर्सनैलिटी जो उसकी क्षमता और योग्यता का विकास करना, जो आप ये बोल सकते हो उसके मूल्यांकन क्षमता का विकास करना, ठीक है। उनमें मतलब क्या होनी चाहिए, इतने जल्दी वो कर भी नहीं पाएगा, खैर ठीक है, इवेल्यूशन का डेवलपमेंट भी होना चाहिए उनका, मूल्यांकन क्षमता बोल सकते हो, मूल्यांकन क्षमता का विकास करना, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये क्या था प्रमुखता ये, ठीक है। एक बार इसमें फटाफट नजर मारते हैं तो किस तरीके से इसके उद्देश्य चल रहे थे, पहला था जीवन उपयोगी प्रदान करना, दूसरा व्यक्तित्व, ये बहुत सारे टॉपिक जो मैंने इसी में लिखा दिए, ठीक है। व्यक्तित्व कौमा क्षमता कौमा योग्यता कुशलता का विकास करना, ठीक है। सीखने के लिए प्रोत्साहित करो उसको, भाई सीखते रहो, ठीक है। उसके बाद नेतृत्व क्षमता नैतिक सामाजिक मूल्यों का विकास करना, ये 3 पॉइंट है, अगर मैं इसको देखूं तो 3 पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। नेतृत्व क्षमता का विकास करना, नैतिकता का विकास करना, सामाजिक मूल्यों का विकास करना, ठीक है। आत्मविश्वास जागृत करना, समस्याओं का निवारण या असुचियों का निवारण करना, और वातावरण का समायोजन करना, एकाग्रता चिंतन रुचि का विकास करना, ठीक है। तो ये सब सारी की सारी क्या है इसकी प्रमुख उद्देश्य है, प्रमुख है ये प्रमुख, बाकी और भी है, जरूरी नहीं इतने ही होंगे, और भी बहुत सारे हैं, तो ये प्रमुख थे इसमें, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। ये आया समझ में, नहीं आया, बस एक को ही आया बाकी को नहीं आया, अच्छा ठीक है। तो ये हो गया है। अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, ठीक है, नोट भी करते रहना भाई, काम आएंगे ये, ठीक है, नोट्स बनाते रहो, ठीक है। तो अगर मैं इसे थोड़ा और आगे बढ़ूं, ठीक है, हमारा टॉपिक एक शिक्षण के बारे में हो गया, दूसरा मैंने शिक्षण सहायक सामग्री करा दी, और आज मैंने इसकी शिक्षण के उद्देश्य भी करा दिए, ठीक है। बाकी इसके बारे में और अच्छे से मैंने बता दिया है। अब सीखने से पहले, थोड़ा सा और आगे बढ़ने से पहले, हम जो टॉपिक करेंगे थोड़ा सा मैं आज समझा देता हूँ, बाकी उसको थोड़ा सा विस्तार से नोट्स बनाने के लिए मैं थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से इसको थोड़ा नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ, जो अगला टॉपिक हमारा रहेगा, या जो अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो है शिक्षण सूत्र, ठीक है। शिक्षण सूत्र और शिक्षण विधियां, अब देखिएगा शिक्षण सूत्र और शिक्षण विधियों का क्या रोल है, विधियां, यही सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है इसमें, शिक्षण में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक यही है कि शिक्षण सूत्र और शिक्षण विधियों में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पिछली बार यूटेट में, सीटेट में, आई थिंक एलटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि ये इनमें से सूत्र कौन सा है, शिक्षण सूत्र कौन सा है, छांट लेने के लिए आया था, सोचो अब, ठीक है। तो बहुत लोगों ने गलत भी कराया, कम से कम 60% लोगों ने गलत किया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमें सोचना है कि सूत्र कौन से हैं, विद्या कौन सा है। तो पहले मैं आपको बता दूं, हल्का सा अगर मैं इनमें कंपैरिजन शुरू कर दूं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा शिक्षण सूत्र भी बहुत सारे अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है, और विधियां तो कर है ही है, बहुत बड़ा चैप्टर, ठीक है। लेकिन हम फिर भी यहाँ पर समझेंगे कि किस तरीके से क्या केस में मेन डिफरेंस आता है। तो अगर मैं सूत्र की बात करूं, हल्का सा एक सामान्य शब्द में बात करूं, तो सोचिएगा जरा, ये छोटा रुपये, क्या ये छोटा रुपया फॉर्मूला है, क्या ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, विधि का, मेथड, ठीक है, ये मेथड का फॉर्मूला है, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हो, ये छोटा रूप है तो ये क्या हो गया है,
बड़ा रूप हो सकता है। क्या हो सकता है? बड़ा। मैं आपको थोड़ा साफ लिख देता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो ये छोटा रूप है, ये छोटा रूप। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? एक बड़ा रूप है। सामान्य भाषा में बोल रहा हूँ मैं आपको आंसर। ठीक है, अब दूसरी बात, शिक्षण सूत्र जो है विधियों में, अगर मैं एक विधि उठा रहा हूं, अगर मैं आगमन विधि उठा रहा हूं, ये आगमन विधि है, क्वेश्चन आएगा कि ये विधि है या सूत्र है, क्वेश्चन आएगा ये। तो मुझे, हाँ लिखा हुआ भी है यहाँ पे विधि। ठीक है, तो अब देखिएगा, जब ये विधि है तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक विधि में, मानो कोई एक विधि है, तो उसमें ना एक, दो या तीन सूत्र आते हैं। क्या आते हैं? सूत्र आते हैं। क्या आ सकते हैं? शिक्षण सूत्र। एक विधि में दो या तीन सूत्र हो सकते हैं। ठीक है, प्लस दूसरी बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, लेकिन एक सूत्र में, लेकिन एक सूत्र में, अगर एक सूत्र है तो उसमें मतलब विधियां नहीं आएगी, बहुत सारी नहीं गिनी जाएगी। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जो ये भी इसी का ही पार्ट है, मतलब ठीक है, ये इसका रूप है, छोटा रूप है। एक विधि में बहुत सारी क्या हो सकती है? विधियां हो सकती है। बाकी आप ऐसा भी समझ सकते हो, जरूरी नहीं है, इसमें थोड़ा सा आगे और भी आ सकता है, थोड़ा डिफरेंस आएगा इसमें। अगर ये आगमन सपोज दैट एक सूत्र ले लेता हूं मैं, जैसे विशिष्ट से सामान्य के एक सूत्र लेता हूं मैं। ठीक है, तो मान लो वो आगमन विधि में आ गया। ठीक है, तो जो सूत्र है, तो जरूरी नहीं है कि केवल विशिष्ट और सामान्य वाला सूत्र आएगा, तो इसमें जो है ज्ञात और अज्ञात वाला भी आ सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक विधि में दो या तीन से अधिक सूत्र आ सकते हैं। ठीक है, तो अब ये सरल शब्दों में आपको बताया मैंने। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें अब शिक्षण सूत्र के बारे में थोड़ा सा लिखना या समझाना चाहिए कि शिक्षण सूत्र होते कौन कौन से। अगर नाम ही हमें पता लग गया तो भी एक हिसाब से मतलब क्या है, ये बहुत बड़ी बात है कि शिक्षण सूत्र मतलब कौन कौन से। ठीक है, तो हम जरा बात करते हैं पहले। ठीक है, शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं, तो आप भी बताएंगे, थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। अगर मैं शिक्षण सूत्र की बात करूं, ठीक है, तो अगर नाम में हमें पता लग गए, ठीक है, थोड़ी सी चर्चा कर ली, बाकी उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसा पहला आप लोग बताएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 7 तो मेन है। ठीक है, कम से कम 6 या 7 तो बहुत मेन है जो हमें करने हैं। ठीक है, 8 कर लो मान लो। ठीक है, 6 या 7 तो बहुत मेन है इसके सूत्र। ठीक है, अब अगर मैं पहला आपसे पूछूं, ठीक है, तो जो पहला है वो आपके अनुसार कौन सा हो सकता है, बताइएगा। चलो मैंने लिख दिया, ज्ञात से अज्ञात। और कोई बताओ, जो जो आपको आता है बताइए जरा। सुगम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, सरल से कठिन। और बोलते जाओ, बोलो बोलो, जो भी मन में आ रहा है बोलते जाओ फटाफट, जल्दी बोलो। क्या? मोर से अमोर। एक तो मैडम जी आप हिंदी में बोलिए जरा, पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप, होल पार्ट के। ठीक है, पहले हिंदी में बोलिए, फिर आप बोल सकते हो आप ये इंग्लिश में भी। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है अंश से पूर्ण की ओर। और और बताइए, और बताइए, आप कितने सूत्र गिना सकते हो? गिना सकते हो बस, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, गिना दो कितने सूत्र आते हैं आपको। और होता है नहीं है। ठीक है, संश्लेषण, चलो विश्लेषण लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, विश्लेषण से संश्लेषण, आज मैं आपको याद करा के छोड़ूंगा। ठीक है, संश्लेषण। और बताइए जरा, और लोग नहीं बताना चाह रहे क्या?
दिखाई दे रहा है सामने? तो मैंने तो ये नहीं बोला है कि आप किताबों से ढूंढ के बताओ, ठीक है, मैंने ये परमिशन नहीं दी। आप बस अगर आपको आ रहा है तो बता दीजिएगा। लेकिन कृष्णा मैम, से मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर थोड़ा सा आपको नॉलेज नहीं इस बारे में, तो मैं आपको थोड़ा सा फिर बता दूं। जो ये टॉपिक है ये लेक्चर में भी है, ठीक है। जो शिक्षण से संबंधित जो भी हमारी विद्या है और जो भी हमारे शिक्षण के कार्य है, उद्देश्य है और शिक्षण के बारे में है, वो हमारे लेक्चर में भी है मैम, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अल्टीमेट तो है ही और लेक्चर में भी है, ठीक है। जैसे ही शिक्षण वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसमें काफी 2-3 नंबर का जरूर बनेगा, ये चाहे लिख के ले जा दो आप। शिक्षण से टॉपिक से रिलेटेड, शिक्षण के अंदर का सब उद्देश्य हुआ, कार्य हुए और इसके प्रकार हुए और इसमें और भी जो विधियां हुई, सूत्र हुए, 2-3 नंबर का बनना ही बनना है, वो चाहे एलटी हो चाहे लेक्चर हो, ठीक है। तो इसको पढ़ के इसके बाद अगर आप कहोगे आयोग शुरू करेंगे तो आयोग शुरू करेंगे, लेकिन इसमें 2-3 लेक्चर बहुत जरूरी है लेने, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, मैंने किताब से नहीं बोला, किस किताब से बोलो आप, ठीक है। तो देखिए जरा, अब यहाँ पर देखिएगा जरा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है, ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। फिर मूर्त अमूर्त हो गया, अगर मैं दूसरे शब्दों में भी बोलूं, ठीक है। विशिष्ट से सामान्य हो गया, उसके बाद जो प्रत्यक्ष से मैं जोड़ सकता हूँ, ये प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ठीक है, अप्रत्यक्ष की ओर। फिर ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन, मूर्त से अमूर्त, अंशपूर्ण, विश्लेषण संश्लेषण। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, पूर्ण से अंश हो गया, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है। और उसके बाद अगर थोड़ा और बढ़ाए, और किसी को याद है और, जैसे, ठीक है। तो अब जरा मुझे आपसे ही पूछना है, देखिएगा, देखो, ठीक है, देखो अब कितने हुए ये, कोई बताएगा कितने सूत्र हुए, कितने हुए? हाँ, आपको बता दूं, ये 16 हो गए, 16। कितने हुए बताइए? अलग अलग मतलब, जैसे मैंने 16 लिख रखे, क्या कोई बताएगा कैसे बोला मैंने 16? मैंने 16 लिख रखे, ये 8 भले ही है लेकिन 16 है। हैं? हाँ, हाँ, फिर विशिष्ट सामान्य 2 हो गई। अच्छा, ये गिन रहे आप, 1 2 ऐसे गिन रहे? चलो ठीक है, आपने सही रीजनिंग लगाई, ठीक है, ठीक है। आपकी रीजनिंग सही है, आपके हिसाब से करेक्ट है। देखिएगा, हो भी शायद उतने ही रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यू आर राइट, अकॉर्डिंग टू रीजनिंग, ठीक है। यहाँ से मुझे याद आया, एक विधि होती है, एक सूत्र होता है, मनोविज्ञान से तार्किक की ओर। चलो, थैंक गॉड, याद आ गया, ठीक है। अ, एक होता है मनो अ, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। अब देखिएगा कितने हो गए यहाँ पर, 18 हो गए। अब आप सोच रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि मैंने वर्ड गिन रखे ये, आपने यही सोचा है। बाकी किसी ने कुछ सोचा है मैंने 18 क्यों बोले, मैंने 18 सूत्र लिखा है, बाकी कोई सोचेगा कुछ? बहुत आसान है, सोचिएगा जरा, मैंने ये 18 क्यों बोले, 18 सूत्र हो गए, बताओ। आप कैसे गिन रहे, विशिष्ट हुआ, सामान्य हुआ, आप कैसे गिन रहे? चलिए देखिएगा, बोलो, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब सुनो सुनो, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये 16 कैसे है, ठीक है। जब मैं आपको ये मौका दूंगा ना,
कि प्लीज एक्सप्लेन कि विशिष्ट और सामान्य सूत्र होता क्या है, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से बता सकते हो, मुझे उम्मीद भी है। ठीक है, तो पहले जरा हम बात करते हैं कि 18 कैसे हुए। आप ऐसा गिन रहे, एक विशिष्ट, सामान्य 2, प्रत्यक्ष 3, अप्रत्यक्ष 4, ज्ञात 5, ऐसे गिन रहे आप, ऐसे गिन रहे हो आप शायद। लेकिन और कोई सोच रहा है कि 18 कैसे हुए ये? जल्दी बताइए। 18 है, अभी देखो प्रूफ कैसे होता है। 18 है, गिनाओ। देखो, आप चाहे बुक में भी देख लेना, देखिएगा जो ये शिक्षण सूत्र है ना, ये रिवर्स चलता है। क्या चलता है? रिवर्स भी चलता है। देखिएगा कैसे। एक तो हो गया विशिष्ट से सामान्य की ओर, दूसरा होता है सामान्य से, बस बस बस, इतना आगे भी नहीं जाने। ठीक है, इतना जल्दी नहीं उड़ना हमें। ठीक है, ये हो गया। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष हो गया ना, तो फिर क्या हो जाएगा इधर, बताइए। अब मैं सीधा क्या कर देता हूँ, यहाँ 10 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ 10 लिख देता हूँ, यहाँ 11 लिख देता हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा उल्टा, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष। देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो। अब तो बोल सकते हो, अज्ञात से ज्ञात। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो। कठिन से सरल। आपको नहीं दिख रहा होगा शायद। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमूर्त से मूर्त। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्ण से अंश। यहाँ पे क्या हो जाएगा, संश्लेषण से, संश्लेषण से विश्लेषण। यहाँ क्या हो जाएगा, सूक्ष्म से स्थूल। यहाँ क्या हो जाएगा, तार्किक से मनोवैज्ञानिक। अब देखिए कितनी हुई, गिनो जरा कितनी हुई, हो गई 18। अब ये नहीं गिनना है कि 1 2 3 4 5 6, क्या लॉजिक लगा है, बहुत अच्छा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब ओ माय गॉड, बात वही आ गई है। अगर आपसे पूछेंगे कि ठीक है ठीक है ठीक है, सब सही है। ठीक है, रीजनिंग अपनी सबकी सही लगती है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिएगा, अब ऐसे नहीं बोलना विशिष्ट अलग से सूत्र होता है, विशिष्ट सूत्र नहीं होता है। विशिष्ट से सामान्य पूरा बोलो, विशिष्ट से सामान्य पूरा सेंटेंस बोलो। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर एक सूत्र हो गया है। अब आप ये बोल सकते हो, सामान्य से विशिष्ट की ओर दूसरा हो गया, फिर प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, फिर अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष। ये ना है आपको, यहाँ पर केवल सिंगल सिंगल इसलिए लिखा है, मैंने कहा देखते हो कितना आता आपको। ठीक है, कहने का मतलब है अगर आपको 9 आगे तो समझ लो 18 आगे। जैसे यही नहीं, तभी मैंने यही नहीं लिखा है आपको। अगर मैं ये इसको ना यही रखा करो, जैसे मैंने विशिष्ट सामान्य बोला ना, तो एक बार वापस लेके आओ। ठीक है, जैसे यहाँ पे लाया, ऐसे करके फिर जैसे आपको ये याद आया, फिर इसको आप तो बढ़ती जाएगी आपकी विद्या, मतलब सूत्र। तो इतने सारे सूत्र है ये। ठीक है, तो बहुत आसान, इसको ध्यान रखना। आप केवल 7 और 8 ध्यान रखिए, इसका मतलब आप डबल हो जाएंगे सूत्रों। ठीक है, अगर आपको ये पता लग गया ना, तो रिवर्स वाले अपने आप पता लग जाते हैं। समझ रहे बात को? अगर आपको ये पता लग गए वन साइड के, तो दूसरे साइड के अपने आप लग जाते हैं पता। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ये क्या है, सब सूत्र है, शिक्षण विद्या नहीं है ये। क्या है ये, सूत्र है। तो पिछली बार क्वेश्चन आया था इसमें से, एक ऐसा एलटी का आया था कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन इनमें से एक 3 विधियां आई थी, जैसे आगमन विधि और निगमन विधि, और एक कोई और आई थी, प्रश्नावली विधि। और फिर इनमें से आया था एक जैसे सरल से कठिन, इस टाइप का आया था, या अंश से पूर्ण आया था, विशिष्ट सामान्य आया था। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमें समझना है कि कौन कौन से क्या थे, सूत्र थे। अब हल्का हल्का अगर मैं इसमें थोड़ी बात करूं ना कि किस तरीके से इसमें सूत्र होता है और क्या क्या मतलब है, जैसे आप लोग भी बता रहे थे। ठीक है, ये चीजें सभी को मालूम होती है इसमें। ठीक है, लेकिन देखिएगा जरा, अगर मैं हल्की सी बात करूं यहाँ पर, तो देखिएगा
विशिष्ट का मतलब जो होता है वो एक पर्टिकुलर होता है। क्या होता है? पर्टिकुलर होता है, मतलब विशेष भी बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर। क्या बोल सकता हूँ? विशेष। तो विशेष से सामान्य की ओर भी बोल सकता हूँ। तो विशेष का मतलब जो होता है वो सामान्य होता है, सॉरी, विशेष का मतलब होता है पर्टिकुलर होता है। इसको मैं उदाहरण भी बोल सकता हूँ। ठीक है, उदाहरण भी बोल सकता हूँ मैं इसको। तो ये विधि भी बन जाती है उदाहरण से सिद्धांत की ओर। इस जो मेथड को है ये हम उदाहरण से सिद्धांत की ओर भी बोल सकते हैं। जो ये वाला जो सूत्र है ये उदाहरण से सिद्धांत की ओर, इसको ये भी बोलते हैं उदाहरण से सिद्धांत की ओर। ठीक है। अब देखिएगा, विशिष्ट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर उदाहरण, जैसे मैं, अब देखिएगा मैं यहाँ पे यूज करता हूँ सूत्र जरा। सपोज दैट मुझे एक टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है। तो जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मान लो मैंने शिक्षण ही पढ़ाया, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं एग्जांपल दूंगा, पहले मैं पर्टिकुलर बात करूंगा कि है क्या ये, ठीक है, किस तरीके से वर्कआउट करता है, क्या है, कैसे। तब जाकर मैं एक जनरलाइज करूंगा इसको, मतलब एक सामान्य की ओर जाऊंगा, मैं सिद्धांत की ओर जाऊंगा कि शिक्षण किसे कहते हैं। तभी तो आपने देखा होगा, मैंने बाद में बताया कि शिक्षण किसे कहते हैं, परिभाषा मैंने बाद में बताई इसकी, ठीक है। पहले मैंने समझाया कि शिक्षण किस तरीके से क्या होता है, किस तरीके से टीचिंग होती है। इस मीन दैट कि मैंने पहले एग्जाम्पल दिए, एक पर्टिकुलर आपको उदाहरण दिए, तब जाके मैं सिद्धांत पे आया। ठीक है। मान लो मुझे आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ाना है साइंस में, मान लो मुझे संविधान पढ़ाना है, कोई भी मुझे सिद्धांत पढ़ाना पहले, तो मैं क्या बोलूंगा, पहले उदाहरण दूंगा पहले, ठीक है, उसमें। तब जाके मैं किस पे आऊंगा, उदाहरण, उस पे सामान्य सिद्धांत पे आऊंगा। तो इस तरीके से जो प्रक्रिया चलती है, पहले उदाहरण जब हम देते हैं तो क्या हुआ, तो और सामान्य की ओर जब जाते हैं तो क्या, कौन सा सूत्र होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब इसका अपोजिट आप समझ सकते हो, अगर मैंने आपको डायरेक्ट क्या कर दिया है, डायरेक्ट सिद्धांत पे आ गया और बाद में मैंने उदाहरण दे दिए, सपोज दैट मैंने नाउन पढ़ाया आपको, फिर कहूंगा कि नाउन आते हुए मैंने बोल दिया कि मैं आज नाउन पढ़ा रहा हूँ, फिर बोलूंगा मैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राम श्याम, ठीक है, सब। तो बाद में मैंने क्या दिए, एक पर्टिकुलर उसके एग्जाम्पल दिए हैं, तो ये वाली विधि उसमें वर्कआउट, मतलब सूत्र जो है वर्कआउट करता है। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो यहाँ पर भी यही चीजें होती है, ये काम आपको ध्यान देना, विधियों में बहुत आएगा ये काम। यहाँ पर आपको सूत्र अच्छे से पता होने चाहिए कि इसके सूत्र के क्या क्या काम है, तो विधि तो अपने आप ही आ जाएगी फिर। ठीक है। विधियों में क्वेश्चन ये आता है कि वो विधि किसकी है, ठीक है। सूत्र से नहीं बनेंगे क्वेश्चन ऐसे कि सूत्र किसका है, ठीक है। लेकिन विधियों से जरूर बनता है, जैसे खेल विधि किसकी है और आगमन विधि किसकी है। तो ये भी जरूरी है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से कि ये विधि किसकी है, प्रोजेक्ट विधि किसकी है, ठीक है। तो मुझे बताइएगा कोई खेल विधि किसकी है, बताइए खेल विधि किसकी है। हेलो। खेल विधि है, एक कुक नाम के व्यक्ति है, कुक, ठीक है, कुक, ठीक है, उनकी है। कैसे याद रखना है, मैं आपको, सुनो सुनो, कैसे याद रखना है, देखो थोड़ा आगे और भी इसका नाम है, लेकिन कुक कैसे याद रखना है। कुक आपको अगर थोड़ा सा मैच भी देखते होंगे क्रिकेट में, इंग्लैंड के एलिस्टर कुक एक नाम है, कुक, ठीक है, एलिस्टर कुक, ठीक है, इंग्लैंड के हैं। तो वहां पे याद रखना वो क्या करते हैं, खेल, खेल से संबंधित है एलिस्टर कुक। तो ऐसे याद रखना, कुक जो है खेल विधि के हैं, ठीक है। जो आप फ्रोबेल समझ रहे हो ना, फ्रोबेल, वो किंडन गार्डन के, किंडन गार्डन, ठीक है, जो बच्चों से संबंधित होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अब फिर नहीं तो हम वीडियो में ही घुस जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखिएगा फटाफट, देखिए टाइम भी बहुत हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ये आपको पता है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो हमारे सामने होता है, प्रमाण होता है, ठीक है। अगर मुझे बच्चों को पढ़ाना है कि मतलब सपोज दैट एक कोई, मानो मेरे हाथ में गेंद है कोई भी, तो मैं पहले उनको प्रत्यक्ष दिखाऊंगा कि इस तरीके से होता है, ये होता है, तब मैं उनको क्या करूंगा, अब इनडायरेक्ट भी बोलूंगा कि हमने जब कल देखी थी बॉल, बॉल एक इस तरीके से आकार की होती है, ये ऐसी होती है, गोल होती है, वृत्ताकार की होती है। मान लो मैंने उनको वो पढ़ाना है, मानचित्र पढ़ाना है, या मैंने उनको कोई भी एक पृथ्वी पढ़ानी, तो मैंने, मेरे पास ग्लोब है, तो एक दिन मैंने उनको प्रत्यक्ष दिखा दिया। फिर ऐसा भी दिन आएगा जब उनको मैं इनडायरेक्टली बताऊंगा कि एक मतलब मानचित्र होता है, एक ग्लोब होता है, इस तरीके से होता है, तो इमेजिन कर लेते हो इनडायरेक्ट, ठीक है। तो पहले डायरेक्ट मेथड उसमें, मतलब जो प्रत्यक्ष चीजें हैं उनको दिखाओ, पहले सामने दिखाओ,
फिर उसको इनडायरेक्ट तरीके से बताओ, ठीक है। और ज्ञात का मतलब वही है जो आप भी कह रहे थे, जो चीजें हमें पता हो पहले वो बताओ। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका ये है, जब हम टीचिंग करते थे, जब हमारी माइक्रो टीचिंग चल रही थी, तो जब हम शुरू के प्रस्तावना, अगर आपको याद हो, प्रस्तावनात्मक प्रश्न जब करते थे, तो प्रस्तावनात्मक जो प्रश्न, क्वेश्चन भी बोलते हैं उसको, ठीक है, इंट्रोडक्टरी जो स्किल होती है, उसका उद्देश्य यही होता है, उसमें सूत्र यही होता है कि बच्चों को पहले क्या करो, देखो हाँ, सरल वाला भी यही है, जो काम ये है ना, ये यहाँ पर समझाना, आप ये आपस में कोरिलेट करते हैं सूत्र, ठीक है। अब उनसे हम क्या करते थे, जब हम प्रश्न बनाते, 4 या 5 बनाते थे हम, ठीक है। तो जब हम पहला क्वेश्चन बनाते थे, मान लो मुझे कोई टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है, मुझे तो पता है, मान लो संविधान पढ़ाना है, ठीक है। तो अगर मुझे संविधान पढ़ाना है, तो मैं पहले उनको टॉपिक पे लाऊंगा, ठीक है। तो कैसे लाना है, सपोज मैं ये बोलूंगा कि हम किस देश के निवासी है, तो ये तो बहुत सिंपल है, वो तो बोल देंगे हम तो भारत के निवासी है, ठीक है। फिर क्वेश्चन मान लो बना दिया कि भारत में कितने राज्य है, तो बोल देंगे रट्टा मार के 2829 करके, ठीक है। फिर बना दिया कि भारत में कितने अनुच्छेद है, फिर थोड़े से अटक सकते हो, कुछ बंदे बोल भी देंगे, ठीक है। फिर बोलना कि हमारे भारत संविधान कब बना, तो ये भी बोल देंगे वो, ठीक है, कि संविधान इस तारीख को ये बना, 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लागू कब हुआ था, इस तारीख को। तब उसको क्या करना है, थोड़ा हार्ड बनाना है उसको, ठीक है। आप ये बोल रहे हैं डायरेक्ट कि संविधान की विशेषताएं क्या है, ठीक है। आप उनको ये पूछना था लास्ट में, या ये बोल सकते हो संविधान किसे कहते हैं, तो डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, तो तब ये हम लास्ट में बोलते हैं चलिए ठीक है कि हम आज संविधान शुरू करते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि पहले आपने जो उनको आता था उसके बारे में बताया, और उनको फिर जो कठिन था लास्ट में सवाल, जो उनको नहीं आ रहा था, फिर आपने पढ़ाना शुरू कर दिया। ये आपका सूत्र होता है ये, ठीक है। तो ऐसे सरल और कठिन वाला भी है, पहले इजी टू कॉम्प्लेक्स जिसे हम बोलते हैं, पहले इजी चीजें पढ़ाओ, फिर आप कठिन पे जाओ। तो मेरा भी एक यही फंडा रहता है, मैं भी यही यूज करता हूँ सूत्र। पहले मैं जब भी मैं कराता हूँ तो बहुत बेसिक कराता हूँ, जीरो लेवल, जीरो से हीरो इसीलिए मैंने रखा है, ठीक है। तो पहले इसको जीरो मतलब लेवल का बताओ, बेसिक बताओ पहले, तब जाके वो अपना अपने मतलब जो उसके हार्ड चीजें कठिन है तभी सीख सकता हो, ठीक है। अब मूर्त वाली चीजें भी यही होगी, देखिएगा, मूर्त और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष एक ही है, ठीक है। यही विधि कहलाती है भी, मूर्त अमूर्त। मूर्त का मतलब होता है कॉन्क्रीट, ठीक है। कॉन्क्रीट का मतलब ये होता है जो हमारे सामने हो, ठीक है, पदार्थ जो हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है वो कॉन्क्रीट होते हैं, ठीक है, जो हमारे इस धरती पे दिखाई देते हैं। अमूर्त चीजें वो है जो हमारे सामने नहीं दिखाई देती, ये एब्स्ट्रैक्ट होती है, क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह भी होती है। मान लो मुझे इसका मूर्त, ये क्या, हाँ, अमूर्त में वही हो गया है, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, जो फील कर सकते हैं हम, जो देख, मान लो मैं ये बोलूंगा अमेरिका में ना ऐसा है वैसा है, तो मैं अपने आप ही माइंड पिक्चर बना लूंगा, हाँ सच में वहाँ ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है, मतलब इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है। जो हम इंग्लिश में जैसे थॉमस हार्डी और इंडियन राइटर जो आर के नारायण है, ठीक है, और इंग्लिश के जो सॉरी अमेरिका के जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, तो उसका जो आपने थीम देखा होगा, जो रीजनल बेस पे जो उन्होंने दिया था, जो वेसेक्स और वो मालगुडी वगैरह देखा होगा आपने, तो उसमें भी कुछ प्लेस ऐसे जो इमेजिनरी होते हैं, ठीक है, उनके इमेजिनरी वो कर लेता, मान लेता कि ये चीज वैसे होगी। सबसे ज्यादा ये चीजें पाई जाती है पोएट में। क्वेश्चन आता है कि अमूर्त क्षमता सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, पोएट में पाई जाती है। जो एक कवि होगा उनमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, अमूर्त क्षमता उनमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि पोएट जो इमेजिन करता है, जो लिखता है, वो जरूरी थोड़ी ना वो चीजें उसके सामने होगी पोयम, लेकिन वो इमेजिन करता है कि इस तरीके से होगा, सोचता ज्यादा है वो। और जो मूर्त होता है वो सबसे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल जो होता है वो इंजीनियरिंग का होता है। ठीक है, इंजीनियर लोग क्या होता है, सबको जो मुझे पेन सही करना है, ठीक है, अगर मुझे पेन सही करना है कि क्या दिक्कत है, तो अगर मेरे पास है तभी तो मुझे पता चलेगा क्या है ये। अब मैं दूर से थोड़ी ना सोचूंगा कि ऐसा वैसा हो गया होगा उसको, अगर मैं सामने देखूं, अपने प्रत्यक्ष सामने देखूं, ठीक है, तब जाके ना मैं इसको सही करूं। तो इंजीनियर जो होते हैं वो मूर्त के उदाहरण है, ठीक है। डॉक्टर भी आप मान सकते हैं, डॉक्टर भी एक मूर्त में आ सकता है। डॉक्टर जब ऑपरेशन करेगा तो ये थोड़ी ना कि इमेजिन करेगा हाँ कर देना भाई उसका ऑपरेशन ऐसा ऐसा करना, ठीक है। तो जब सामने देखेगा पेशेंट को तभी तो वो उसका इलाज करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज
जी हाँ, जो लॉयर होता है वो आपको अमूर्त में भी आता है, वकील। क्यों? देखिए, जो वो कहानियां बनाता है, देखो कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो दोनों में आती है। उनके जो काल्पनिक जो पावर, कुछ आपने देखे नहीं कि जो वकील होते हैं ऐसी कहानियां बना देते हैं कि ऐसा हुआ, सबूत है नहीं, बस ऐसे ही बोल देते हैं, मतलब इस टाइप के। बाकी अमूर्त मूर्त में भी है, उसके सामने अगर सबूत है तो मूर्त हो गया, अगर नहीं है तो अमूर्त में जीता वो भी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, यहाँ पर ये होगी। बाकी थोड़ा सा अंश के भी देखिए, अंश का मतलब होता है भाग। क्या होता है जो आप बोल रहे थे, एक बार इंग्लिश में बोल रहे थे, आप क्या बोल रहे थे? पार्ट। क्या बोल रहे थे? पार्ट और होल। ठीक है, ये पार्ट का मतलब हो गया, अंश मतलब छोटे छोटे भाग। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पार्ट आपस में क्या करेंगे? मिलेंगे। क्या करेंगे? मिलेंगे, फिर एक पूरा क्या लेगा? ये संपूर्ण रूप लेगा। क्या लेगा? एक पूरा रूप लेगा। जैसे 28 राज्यों का संघ है भारत। ठीक है, कितने राज्यों का संघ है? 28 राज्यों का। जो ये 28 कह रहा हूं ना मैं, जैसे उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तो ये मैं बोल सकता हूँ ये अंश है, ये उसके राज्य है, पार्ट है उसके। और जो अगर मैं भारत की बात करूं तो ये पूर्ण है, एक देश है ये। ठीक है, तो देश एक पूर्ण संपूर्ण हो गया। ठीक है, और जो अंश है उसके राज्य हो गए, पार्ट। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे संविधान है, क्या है? संविधान है। तो संविधान अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट एक बुक है। लेकिन जो उसके अंदर जैसे क्या क्या है बताएंगे, उसके अंदर अनुच्छेद है, उसके अंदर अनुसूचियां है, उसके अंदर भाग है, तो वो सब क्या कहलाएंगे? अंश कहलाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूं फिर। सपोज दैट मैं सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूं, राम राम खाना खाता है। एक सेंटेंस लिखा मैंने, राम खाना खाता है। अगर राम खाना खाता है तो ये पूरा क्या है? कंप्लीट क्या है? सेंटेंस है। क्या है ये? कंप्लीट सेंटेंस है, पूर्ण पूर्ण है, ये पूर्ण कंप्लीट है। अब अगर मुझे इसको क्या बनाना है? अंश बनाना है, तो मैं अंश अब ऐसे बनाऊंगा, 1 2 3। मतलब वर्ड शब्दों में बांटूंगा ना इसको, शब्दों में भी बंट सकता है, ठीक है, वर्णों में भी बंट सकता है। तो इस तरीके से आपको, और ये अल्फाबेट में भी बदल सकता है, मतलब ये चीज आपको समझनी है। तो कहने का मतलब यही हुआ, आप सेंटेंस से आप समझ सकते हो, एक पूरा सेंटेंस राम खाना खाता है, क्या है? पूरा क्या है? संपूर्ण और पूर्ण सेंटेंस है। लेकिन जब मैंने इसको भागों में बांटा 1 2 3 करके, तो क्या हुआ? ये अंश हो गए, मैंने डिवाइड कर दिया। जो एरर होता है ना, एरर हमारे ABCD या 1 2 3 4, वो सब क्या होते हैं? अंश होते हैं। लेकिन पूरा कंप्लीट क्या होता है? सेंटेंस वो संपूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये बाकी विश्लेषण और संश्लेषण भी यहाँ से थोड़ा सा आपको इसी से मैच करता है। विश्लेषण का मतलब भी यही होता है। ठीक है, जैसे मैं अगर मैं बात करूं, मतलब अलग अलग तरीके से होगा ये भी, ऐसे करके फिर एक क्या होगा? संश्लेषण मतलब उसको मिलाना, वही होता है ये भी, उसके जैसा ही होता है लगभग। संश्लेषण होता है जैसे आपने सिंथेसिस, और दूसरा क्या होता है? एक होता है सिंथेसिस, दूसरा इंग्लिश में क्या कहते हैं? ठीक है, एनालिसिस। तो सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना, सिंथेसिस करना। और एनालाइज मतलब उसका विश्लेषण करना, अलग अलग चीजों को करना, डिवाइड करना एक हिसाब से। ठीक है, तो ये भी यही हो जाता है, छोटे छोटे उसमें करना, विश्लेषण करना। लेकिन संश्लेषण क्या होता है? उसको सिंथेसिस कर देते हैं, वापस जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। अगर मैंने ये तोड़ दिया, राम खाना खाता है, पहले मैंने क्या कर दिया? इसको इसको मैंने क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको सिंथेसाइज कर दिया, वापस एक ही जगह ला दिया। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक बंदा है, मेरे यहाँ पे एक राजा इधर गया, रानी इधर गई, ये मेरे आर्मी इधर उधर दिख गए। ठीक है, फिर बोलूंगा मैं इनको ऑर्डर दूं, आ जाओ भाई, युद्ध लड़ने जाना है। तो सब क्या हो जाएंगे? एक जगह आ जाएंगे, अड्डे पे आ जाएंगे सब, तो ये सारे के सारे इधर आ जाएंगे अब, ऐसे। ये तो यहाँ पर क्या हो गया? ये सिंथेसिस हो गया ये। तो ऐसे समझना आपको। ठीक है, विश्लेषण का मतलब ऐसे चले गए, संश्लेषण मतलब वापस आ गए, संपूर्ण रूप में आ गए, इकट्ठा आ गए। ठीक है, वापस लाना उसको, एक मीटिंग में लाना। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। बाकी ये भी यही रूल देता है। ठीक है, सूक्ष्म स्थूल, अगर आपको समझना है तो सूक्ष्म मतलब छोटा होता है, स्थूल मतलब बड़ा होता है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। मनोवैज्ञानिक जैसे विज्ञान से रिलेटेड, तार्किक मतलब उसको फैक्ट की ओर जाना। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे हमारे सूत्र थे। अब यहाँ पर समझाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर वही है, पहले हम सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर उसको एग्जाम्पल देंगे, उल्टा हो जाएगा। पहले वो चीजें बताएंगे जो है ही नहीं यहाँ पर,
तब दिखाऊंगा बाद में, ऐसा होता है बॉल। सपोज दैट मैं एक बॉल के बारे में बताऊं, क्रिकेट की बॉल, कि बॉल ना इस तरीके से होती है, ठीक है, मान मेरे हाथ में नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि इस तरीके से बॉल होती है, गोल होती है, ठीक है, मैंने अप्रत्यक्ष बताया उनको पहले, फिर पता चला कल भी मैंने फिर यही बोला, देखो बच्चों बॉल ऐसी होती है, मतलब मैंने सामने दिखा दिया उनको। तो ये मतलब मैंने उस विधि का, सूत्र का जो है इस तरीके से यूज करा है, ठीक है, तो अप्रत्यक्ष से। और यहाँ पर भी तो ऐसे होता है, कभी कभार शिक्षक ऐसे प्रश्न पूछ लेता है जो बच्चों को नहीं पता होता है, या वो जानबूझ के भी पता पूछता है कि इसको पता ही नहीं है, मैं इसको जरा यही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है, जो उसको नहीं आता। कोई टीचर ऐसे होते हैं कि वही क्वेश्चन पूछते हैं जो नहीं आता, वास्तव में नहीं आता, जबकि उसको भी पता होता है टीचर को कि इसको नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये चीजें हमें करनी नहीं है ऐसा, ठीक है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक अच्छी उपयुक्त ये मानी जाती है, आपको ऐसा करना है, ये नहीं करना है आपको, ये गलत मानी जाती है, ठीक है। ये जो होती है खासकर ये हायर एजुकेशन में चलती है, ये सब चीजें जो चलती है हायर एजुकेशन में चलती है, इसलिए मैंने इसको अलग करा है। कहाँ चलती है बताइएगा, बताइए कहाँ चलती है? शिक्षा में चलती है। उनको तो चाहे तुम सिद्धांत करा दो, भाई सिद्धांत ये होता है वैसे होता है, उनको ऐसे बता दो भाई कर्तव्य इमेजिन हमको याद है, ठीक है, उनको बता दो, जो उन्हें पता नहीं है वो तो वही बोलेंगे यार, जो उनको पता नहीं वो बता दो, ठीक है। जो अगर मैं ये बोलूंगा उनको क्वेश्चन कि हमारा देश का नाम क्या है, हमारे कितने राज्य, वो भी बोलेगा कि कहाँ आ गया ये पढ़ाना, ठीक है। तो ये सब चीजें कठिन पढ़ाओ उनको, अगर सरल पढ़ाने लग गया ना तो कॉलेज वाले बंदे चले जाते हैं। तो जो ये विद्या है ना, ये हमारी जो कारगर होती है वो हमारी स्कूली शिक्षा में होती है। सबसे इम्पोर्टेंस यही है, कक्षा 6, 7, 8, 9 जो हम बात करते हैं, तो माध्यमिक शिक्षा में बहुत ज्यादा प्रयोग होती है। जो ये अगर हम बात करें तो ये हायर एजुकेशन में ज्यादा यूज होती है, ठीक है। तो ये हमने आज शिक्षण सूत्र के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आगे जब भी इसकी अब टर्न होगा तो इसी शिक्षण सूत्र के बाद जो आएगा इसका टॉपिक शिक्षण विद्या आएगा, ठीक है। शिक्षण विद्या जब हम करेंगे तो एक दिन में पूरा कंप्लीट करेंगे, और ये सूत्र है उसमें लागू होंगे, ठीक है। अगर किसी ने थोड़ा सा नहीं पढ़ा है तो उसको थोड़ा और अच्छा पढ़ ले, ठीक है, अभी समय है तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम इसमें नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा। बाकी जो ये सोच रहा है ना कि ये लेक्चर में नहीं है, लेक्चर में है ये, ठीक है, मैंने छांट के ही लिखा लिया ये टॉपिक, मुझे भी पता है कि क्या करना है क्या पढ़ाना है, ठीक है, मुझे भी चिंता है भाई सबकी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये टॉपिक उसमें है इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। बाकी आप सोच रहे हो कि आयोग करेंगे, आयोग भी कर लेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, वो भी हो जाएगा। लेकिन ये चीजें भी जरूरी थी, ये चीजें लोग ना इग्नोर करते हैं, ठीक है, और यही यूनिक चीजें होती है जो हमें अलग करती है, ठीक है। तो ये चीजें हमें पढ़नी है, हर कोई नहीं, ना तो ये पढ़ाता है ना कोई पढ़ता है इसको, ठीक है। तो ये सब चीजें और छोटी छोटी चीजों में गलतियां हो जाती है, ठीक है। बाकी कोई किसी का सवाल हो यू कैन आस्क फ्रीडमली। पूछिए, समझ में आया या नहीं आया? तो शुक्रिया, ठीक है, तो बढ़िया होगा जब नेक्स्ट आप जवाब दोगे, ठीक है। और जो भी जितना भी तो उसको आप रिवाइज करते रहो, नोट्स भी बनाते रहो, ठीक है। और मैं पहले बता रहा हूँ, नहीं रहना डिपेंड की रिकॉर्ड कभी पे नहीं भी हो पाती है, ठीक है, कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, बहुत सारी बातें होती है। तो साथ साथ जब भी क्लास चलती है और तो वो अलग ही बात है, और हो सकता है कि नेट प्रॉब्लम आपकी इसमें भी होती है, और आपका जो डाटा है वो भी फिनिश होने की कगार पे रहता है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा इसमें, ठीक है, देखो हमारे हमारे तो डाटा लगता है, ठीक है। तो ये सब चीजें देखिएगा किस तरीके, 2 महीने की बात है, ज्यादा नहीं है। 2 महीने किसी भी तरीके से अगर आपको डे बाई डे या तीसरे दिन भी रिचार्ज करना पड़ रहा है 40-50 रुपए का नेट के लिए, तो वो ज्यादा नहीं आई थिंक, ठीक है। तो सारी चीजें आप मैनेज करिए, ठीक है, 2 महीने तो हमें मेहनत करनी है, तो बाकी बार बार ऐसा कोई नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये चीजें हैं, हमें 2 महीने ज्यादा बहुत मेहनत करनी है, ठीक है, सब लोगों को, तभी हमारा सिलेक्शन हो सकता है सबका, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि।